देखिए, राहुल गांधी किस समय क्या बात बोलते हैं, देश ने उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। आपने इस बार वो मंजर देखा होगा लोकसभा के अंदर, जब तर्कों के आधार पर बार बार उन्हें कहा गया कि आप अपनी बात रखो, शोर शराबा करना और शोर शराबा करके बिना तथ्य के चलती लोकसभा में लोकसभा के बाहर जाकर कहना मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, ये इस प्रकार की बात को जनता जानती है। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके इस समस्या के समाधान की ओर, किराया किस प्रकार नियंत्रण में रहे, कंपनियां किस प्रकार डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करती रहे, इसके बारे में कदम उठाया है। ये जो किराया बढ़ा है कि भारत में नहीं बढ़ा, राजस्थान में नहीं बढ़ा, दुनिया में लगभग सभी देशों में इसी प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन लोगों में, जिसमें अधिकांश लोग अक़लियत के लोग हैं, उनके बारे में वोट लेने के लिए तो चिंतित रहती है, पर इस समय उनको चिंता नहीं। कांग्रेस के एक नेता ने ये नहीं कहा कि राजस्थान के खाड़ी के देशों में जो लोग हैं, चूंकि वहाँ सब प्रकार के रोजगार ठप हो गए हैं, ये कामगार ज़्यादातर इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए थे, अलग अलग भवन निर्माण में लगे थे, भवन निर्माण का काम रुक गया, रोजी रोटी का सवाल है, वहाँ कांग्रेस नहीं बोल रही। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, वो चुप क्यों है, उस वोट बैंक के लिए चुप क्यों है जो सर्वाधिक उन्हीं को वोट देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर बैठकर भट्टी के अंदर रोटी बनाने की बात करते हैं, प्रतिपक्ष के नेता की पत्नी भी एक चूल्हा जलाती है। मैं समझता हूँ आप और हम सब लोग भी आज भी रोटी खाकर आए होंगे, खाना खाकर आए होंगे। कितने घरों में भट्टी जली, कितने घरों में चूल्हा जला, आज आप खुद ही अपना आंकलन कर लें। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कांग्रेस के। कांग्रेस ने उपचुनाव में भी यही कहा था कि सरकार जन आधार खो चुकी है, उपचुनाव में औंधी गिरी कांग्रेस। इस बार पंचायत राज के चुनाव में भी, क्योंकि पंचायत राज के चुनाव कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है उस वर्ग को जिसको आरक्षण मोदी जी ने दिया, भैरव सिंह जी शेखावत ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, उसी आधार पर पंचायत के चुनाव हो, उस औपचारिकता को पूरा करने में सरकार लगी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो आज लगभग 1 माह पूरा करने जा रहा है, उस युद्ध से प्रभावित है। इस युद्ध की जद में यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देश आ गए। दुनिया में 80% पेट्रोलियम उत्पाद इन्हीं खाड़ी देशों में होता है। पेट्रोलियम उत्पाद जिन देशों में हो, वो युद्ध की जद में आ जाए तो निश्चित तौर पर पेट्रोलियम उत्पाद में कमी और उसकी कीमत में बढ़ोतरी स्वाभाविक बात है। हमारे देश में भी 80% पेट्रोलियम उत्पाद इन्हीं खाड़ी देशों से आते हैं। इस सामरिक समस्या में जब देश के प्रधानमंत्री जी सभी दलों की बैठक बुलाकर टीम इंडिया की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भारत सरकार ने इस संकट में जो प्रबंधन किया उसका ब्यौरा रखते हुए राजनीति से दूर देश के लोगों में पैनिक नहीं हो, इसकी अपील करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, भजनलाल जी भी 26 मार्च को सर्वदलीय बैठक करते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी की गैस और उर्वरकों में सरकार द्वारा की गई तैयारी और इस सामरिक समस्या के अंदर सभी दलों से सहयोग की अपील करते हैं। ठीक उसी समय 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी बयान देते हैं और इंतजार शास्त्र की बात कहते हैं, एक नया शब्द ईजाद करते हैं। अगर वो हकीकत शास्त्र की बात करते तो वो अच्छा लगता। और गोविंद जी डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ये बयान देते हैं कि पर्ची आई है तब सर्वदलीय बैठक बुलाई। एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता बयान देते हैं
कि इन सारी समस्याओं के लिए सरकार को अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता के बयान और आम जनता के पैनिक को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब सर्वदलीय बैठक करते हैं तो उस बैठक में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली सरकार के साथ की बात करते हैं। वहीं टुकड़ों में बटी कांग्रेस अपने अलग अलग मतभेदों को सड़क पर लेकर आती है और गोविंद जी डोटासरा और अशोक जी गहलोत पर्ची और इंतजार शास्त्र की बात कहते हैं। हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और डीजल और पेट्रोल के लिए 60 दिन का स्टॉक और एलपीजी गैस के लिए 1 माह का स्टॉक, ये बयान लोकसभा में प्रधानमंत्री जी देते हैं। मुझे याद आता है वो समय जब इसी प्रकार की एक वैश्विक महामारी दुनिया में आई थी। मार्च 2020 के अंदर जब गहलोत साहब ने विधानसभा में ये बात कही, उस समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया, उपनेता के रूप में मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया, तीनों ने हमने खड़े होकर कहा कि हम कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आरोप प्रत्यारोप नहीं करके सरकार के हर कदम के साथ कदम मिलाएंगे। गहलोत साहब 24 घंटे वीसी करते थे, हर चीज़ में हम सहभागी रहते थे और उस समय संगठन ही सेवा है, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी ने उस काल के अंदर सेवा का अनुपम काम किया। और वहीं आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर कांग्रेस ढूंढने से चूकी नहीं। रेमडेसिविर के इंजेक्शन की खरीद की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की खरीद की बात हो, चाहे मास्क की खरीद की बात हो, ये सारी बातें भ्रष्टाचार के बारे में प्रमाणिक बातें बाद में सामने आई, जिसका जवाब उस समय नहीं था। गहलोत साहब कई प्रकार की नसीहत देते हैं, तो मुझे एक शेर सामयिक रूप से याद आ रहा है। सारी उम्र गुजार दी इसके बुता में मोमिन, सारी उम्र गुजार दी इसके बुता में मोमिन, अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। यानी एक शायर ने कहा, गहलोत साहब ये नसीहत दे रहे हैं कि भजनलाल जी की सरकार में मंत्री पुत्रों को सरकार से अलग रहना चाहिए। निश्चित तौर पर नसीहत बिल्कुल ठीक है। आज कोई भी मंत्री पुत्र की सरकार में दखलंदाजी नहीं, पर गहलोत साहब का पुत्र मोह जालोर और जोधपुर से 2 बार वैभव गहलोत को कांग्रेस के दूसरे नेताओं का हक मारकर पैराशूट से उम्मीदवार बना देना, आरसीए के चुनाव में उसमें स्वर्गीय रामेश्वर लाल जी डूडी कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, वो उम्मीदवार बने, उनको अपमानित करके अपने पुत्र की ताजपोशी कर देनी। ये दिगर बात है कि आरसीए के उस कार्यकाल में चौंप के अंदर जो स्टेडियम हुआ उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हो रही है। उन्हीं के कार्यकाल में कुकस के अंदर 7 सितारा होटल फेयरमाउंट की बात उठी, वैभव जी गहलोत के इन्वेस्टमेंट की बात उठी, ईडी के अंदर किरोड़ी लाल जी ने शिकायत की, और आज वो नसीहत हमें इंतजार शास्त्र की दे रहे हैं। शायद इंतजार उस समय राजस्थान की जनता ने 32 दिन तक सरकार का इंतजार किया, जो 5 सितारा होटल में 2 गुटों में बंद कर कैद रही। गहलोत साहब युवाओं को नसीहत देने की बात करते हैं, आईपीडी टावर की बात करते हैं। उस समय युवाओं की क्या स्थिति थी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पेपर लीक आम धारणा बन गया था। नौकरियों की लूट और डिग्री की लूट जिसकी परतें इस भजनलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी सरकार ने उन गठजोड़ को बेनकाब करके खोला। आज भी रोज एक के बाद एक अपराधी गिरफ्त में जा रहे हैं। और
पेपर लीक का जमाना चला गया। 92,000 नौजवानों को आज सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली, ना खर्ची लगी ना पर्ची चली। 1,53,000 की प्रक्रियाधीन है। भजन लाल जी ने पूरा 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। अब अशोक गहलोत जी आईपीडी टावर की बात कर रहे हैं। आईपीडी टावर में जब उन्होंने घोषणा की तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने उसमें 50 करोड़ के टोकन बजट के साथ उसको प्रारंभ किया, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, और बिना तैयारी के आपने आईपीडी टावर को बनाना प्रारंभ किया, और अब ये कह दिया कि 400 करोड़ का आईपीडी टावर बढ़कर 700 करोड़ हो गया। मैं समझता हूं 764 करोड़ हो गया। ये 26/7/2023 को सरकार के दस्तावेज ये कहते हैं कि उस समय भी 692 करोड़ आईपीडी टावर हो गया था, और शायद दृष्टिभ्रम भी है उनको, वो इंतजार शास्त्र के साथ दृष्टिभ्रम भी है उनको। 12 मंजिल बनी थी उस समय कांग्रेस के समय में, अब 23वीं मंजिल में काम चल रहा है, और जनवरी 27 तक सरकार कटिबद्ध है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। जहाँ तक डीजल पेट्रोल की बात है, पूरी दुनिया में इस समय क्रूड ऑयल $122 प्रति बैरल सर्वाधिक महंगा हुआ, और मैंने पहले कहा कि 80 और 88% आयात भारत को करना पड़ता है, परंतु आम जनता को राहत देने के लिए, पेट्रोल कंपनियों की कमर टूट नहीं जाए, किल्लत नहीं हो जाए, इसके लिए पेट्रोल और डीजल में 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने हाल ही में कम की है। अब मैं इस पूरे में सरकार पर, केंद्र सरकार पर 1,75,000 लाख करोड़ का राजस्व की हानि प्रतिवर्ष में होगी, और तेल कंपनियों को प्रति लीटर 26 रुपये, डीजल में 81 रुपये और पेट्रोल में 26 रुपये की हानि आज हो रही है। भारत सरकार ने भारत में निर्मित डीजल और पेट्रोल का निर्यात नहीं हो उसके लिए विंडफॉल टैक्स लगा दिया। 21.5 रुपये विमान में ईंधन पर, और 29.50 पैसे लीटर का शुल्क दूसरे ईंधन में लगाया। आज डबल इंजन की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन प्रारंभ कर रखी है। 1,84,000 हमारे घरेलू उपभोक्ता को समय पर गैस मिले, इसकी उपलब्धता के लिए सरकार कटिबद्ध है। 5 लाख नए कनेक्शन की तैयारी में है, और जमाखोरों के विरुद्ध में भी सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। ऐसे समय में सरकार के उठाए गए कदमों में अगर कांग्रेस सहयोग करती और कहती कि पैनिक नहीं है, जनता में कुछ संदेश देते, तो बात बहुत अच्छी लगती। गहलोत साहब मेडिकल कॉलेज की बड़ी बात कर रहे हैं। ये सबको मालूम है कि 2016 तक राजस्थान में सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज थे। मोदी जी ने, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ने नीति बनाई, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, और 23 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब उसके अंदर भी वो अपनी वाहवाही कर रहे हैं। आरजीएचएस के अंदर घोटाले की बात कर रहे हैं। शायद वो भूल गए कि उनके कार्यकाल में बिना इलाज के, बिना फर्जी आधार पर क्लेम उठे, एमआरआई और महंगी दवाइयाँ के जरिए एक नया मॉडल हेल्थ में प्रारंभ किया गया लूट का। इस सरकार के समय में इस प्रकार की शिकायतें आई तो सरकार ने डॉक्टरों से लेकर मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध, मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध कारगर कदम उठाई, एफआईआर भी दर्ज कराई। और आज कुछ आंकड़े जो हकीकत को बयां करते हैं, भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की प्रगति के लिए जो सबसे बड़ा सूचांक है राजस्थान का कि जीएसडीपी वो 21,52,100 करोड़ रुपये पहुंच गई,
जो कांग्रेस के 23-24 से 41% से ज़्यादा अधिक है। यानी ये प्रगति ये दिखा रही है कि राजस्थान भजन लाल जी के नेतृत्व में चहुं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते विकास के रास्ते पर है। प्रति व्यक्ति आय भी जो कांग्रेस के समय में 1,67,000 थी वो 2,02,000 हो गई। और इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें सर्वाधिक आधारभूत संरचनाएं बनती है, कांग्रेस से 26,000 करोड़ ज़्यादा 53,000 करोड़ का इस सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि भजन लाल जी के नेतृत्व में नीतिगत आधार पर जो निर्णय लेने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, एक के बाद एक 19 नीतियां बनी है। नीतियां वही सरकार बनाती है जो डिस्क्रिशन को कम से कम इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस में लूट और झूठ का शासन किसी से छुपा हुआ नहीं, और निश्चित तौर पर अब कांग्रेस ने अपने समय में जो बजटीय घोषणाएं की थी 4,148, उसमें से मात्र 2,208 घोषणाएं इनकी पूरी हुई। बजट घोषणाएं अधर में लटकी रही। हर जिले के अंदर पत्थर आज कांग्रेस की उस बिना बजट की और बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के कहानी के और वोट की फसल काटने के लिए किए गए कुकर्म की कहानी कह रहे हैं। आज जल जीवन मिशन के अंदर जो भारत सरकार ने अभी 2 साल के लिए और बढ़ाया है, उसके लिए सरकार कांग्रेस धन्यवाद देती तो ठीक, पर धन्यवाद इसलिए नहीं दे सकती कि आज जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार की कहानियां आप आम जन में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये समय ऐसा समय है जब राजनीति चश्मे से हर एक चीज़ को नहीं देखकर पारदर्शी तरीके से ऐसे संकट के समय में कांग्रेस की ओछी राजनीति, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के हर प्रदर्शन में जो कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर किया हो, राजस्थान की राजधानी में किया हो, वो 3 अंकों तक भी लोगों को नहीं पहुंचा पाए। लोग उनके साथ है नहीं। कांग्रेस टुकड़ों में बटी है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, और बिना मुद्दे के भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस आज एक उंगली सामने कर रही है तो 4 उंगलियां उनकी तरफ अपने आप मुड़ रही है। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि इस सामरिक समस्या के अंदर भजन लाल जी की सरकार मजबूती से राजस्थान के आवाम के साथ खड़ी है। राजस्थान के हर समस्या के समाधान और तकलीफ के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन के जरिए समस्या की जानकारी लेकर उसका निराकरण करने का कर्तव्य संकल्पबद्ध है। मोटे तौर पर मुझे इंतजार शास्त्र और पर्ची के बारे में जो जिस प्रकार के अच्छे बयान दिए गए उनके बारे में कहना था, और जो नसीहत देते हैं वो ज़रा अपने गिरेबान में खुद देख लेते हो तो इस प्रकार की नसीहत देने से पहले देखते।